हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी जू पर। और आज की कहानी है कितनी ज़मीन और इसके ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दो बहनें थीं। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। निपट कर दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, स्वाद स्वाद की खाने की चीज़ें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को हे बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी ज़िंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी ना करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं, तो क्या हुआ? चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सची धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकता है। जी, कहावत है कि हानि लाभ दुई जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर हैं, कल वही टुकड़े को मोहताज हैं। पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी तो कभी न होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते भी भर लेते हैं, पर वह भी कोई जिंदगी है? तुम्हें जीवन में आराम और अदब और आनंद का क्या पता? तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीती हो उसी हालत में मरोगी। वही चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चे भी किस्मत में और यही सब तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बधा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकना भी ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत ना है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो। आज नहीं तो कल की क्या खबर है? कल तुम्हारे आदमी को पाप का लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं। तब घड़ी भर में सब बराबर हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं हैं? घर का मालिक दीना और सारे में पड़ा औरत की ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन में माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बातें हमारे मन में आती ही नहीं। बस यह तो मुश्किल एक वह यह कि हमारे पास ज़मीन काफ़ी है। ज़मीन खूब हो तो मुझे भी किसी की परवाह ना रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वह कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। यह खुश था वह खुश था कि बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी की डींग पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि ज़मीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही है, मैं तुमको काफ़ी ज़मीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही जमींदार की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उसकी ज़मीन थी। उसमें अपने आसामियों के साथ बाड़े में अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और कहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही मुंह मार जाते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेगम से वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचा और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारा। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले जाड़ों में गांव खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही हैं और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है।
किसान ने सुनकर चौकन्ने हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की जमीन होगी तो वह जमींदार के कारिंदे से भी ज़्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माना चढ़ाएंगे, और हमारी तो गुजर बसर इसी ज़मीन पर है। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को ज़मीन ना दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राज़ी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से वह सब ज़मीन पर ज़मीन पर से, ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला ना हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी। उसने उसके बीच फूट डाल दी थी। बस तब वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं रहे थे। तय हुआ कि अलग अलग करके ही वह ज़मीन ले ली जाएगी। हर कोई अपने अपने बित्ते के हिसाब से ले। मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठे 50 एकड़ ज़मीन ले रहा है, और जमींदारिन राजी हो गई कि आधा रुपया अभी नगद ले लो, बाकी साल भर बाद चुका देना। दीना ने अपनी पत्नी से कहा कि और जाने ज़मीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ ज़मीन ले लेनी चाहिए। जीना जीना वैसे भार हो रहा है, और वह कारिंदा जुर्माने पर जुर्माना करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने विचार किया कि किस तरकीब से ज़मीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उसके पास बचे हुए थे। एक उसने उम्र पर अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मध्य कुछ रुपया पेशगी ले लिया। बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम इकट्ठी कर ली। इतना करें, दीना ने एक 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा पसंद किया, जिससे कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नगद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी ज़मीन थी। उसने बीज खरीदा और इसी अपनी ज़मीन पर बोया। इस तरह वह अब खुद ज़मींदार हो गया था। इस तरह दीना काफ़ी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती, मगर सब पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी चरने आ जाते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद और तो और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दहाड़े उसकी ज़मीन पर छोड़ देने लगे। रात को बैल खेतों का नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उनके मालिकों को माफ़ किया। एक अरसे तक यही धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब तक आखिर उसका धीरज टूट चुका था। उसने अदालत में दरखास्त दी। मन में जनता तो जानता तो था ही कि मुसीबत की वजह असली वह है कि और लोगों के पास ज़मीन की कमी है। जानबूझकर दीना को सताने की मंशा किसी की नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाऊंगा तो वे लोग सह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है वह सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक तो मिलना ही चाहिए। सो उसने ठान ली। एक सबक दिया। दूसरा नतीजा यह है कि 2-3 किसानों पर अदालत ने जुर्माना हो गया। इस पर वो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों पर छोड़ देते। एक आदमी गया और उसकी ज़रूरत घर में ईंधन की थी, तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त पेड़ काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं। वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं, और देखकर उसको तैस आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने यह यहाँ एक तो दूसरा दूर पेड़ काटा होता तो गनीमत थी, लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान कर दिया है। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ो।
उसने जानने के लिए सिर खुजाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो न हो यह धन्नू होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच धन्नू की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ चोरी का सबूत नहीं मिला और आपस में कहा सुनी और तेजा तेजी के सिवा कुछ नतीजा न निकला। तो वे उसे मन में पक्का विश्वास हो गया कि धुन्नू ने यह किया है और जाकर रपट लिखा दी। धुन्नू की पेशी हुई, मामला चला, एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नू बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाह ही नहीं था। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा रजिस्ट्रार पर उतारने लगा। इस पर दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा, यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब जमीन ज़्यादा थी और जमींदारों में उसकी गिनती हो रही थी, पर गांव में और पेचों में पहला सा उसका मान न रहा। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी ज़मीन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो, गांव में भीड़ ही कम होगी। मैं अपनी ज़मीन खुद ले लूँगा, अब ज़्यादा ठीक रहेगा। अब तो ज़मीन की कुछ तंगी मालूम भी होती है। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहाँ रात भर ठहरा और खाना पीना भी वहीं किया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई लोग वहां पहुंचे हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। ज़मीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी की ऊंची ऊंची बालें लग गईं और इतनी घनी कि दरांत के एक काट में एक पूला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने ना थे, खाली हाथ वहां पहुंचा था। अब उसके पास तो गायें, 6 बैल, भरा खलिहान अलग से है। दीना ने मन में ही अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग सकरी सी जगह में क्या पड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका मिल रहा है। यहाँ की जमीन घर बार बेचकर नगदी बना वहीं क्यों ना पहुँचूं और नए सिरे से शुरू करके देखूं। यहाँ लोगों की गिचपिच हुई जाती है, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है। लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कराना चाहिए कि बात क्या है। सो बरसात के बाद तैयारी करी, वह चल दिया। पहले रेल में यात्रा की, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफ़र करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। उसके पास खूब ज़मीन है, हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ ज़मीन मिली हुई है, या जो चाहे खरीद सकता है। और खूब यह कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे ज़मीन और भी ले सकता है। सब जरूरी बातें मालूम करी। दीना जाड़ों से पहल घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफ़े के साथ उसने सब जमीन बेच डाली, घर, मकान, मवेशी, डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफा दे दिया और सारे कुनबे को साथ सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिरदारी की और दावतें दी। जमीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चारागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया था। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। सामलात जमीन में से ही अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से तिगुनी और उपजाऊ जमीन थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया था।
उसके पास चराई के लिए खुला का खुला मैदान पड़ा था और जितना चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वह जमने और मकान वकान बनाने का उसे रस रहा, वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था कि पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी जमीन काफ़ी नहीं है, और होती तो अच्छा होता। पहले साल उसने गेहूं बोआया और जमीन में अच्छी फसल दी। वह फिर गेहूं ही बोते बोते जाना चाहता था। वह उसके लिए और जमीन काफ़ी न थी जो एक बार फसल दे चुकती थी। वह उसे तरफ एक साथ दोहरा गेहूं नहीं देती थी। 1 या 2 साल उससे गेहूं ले सकते थे, फिर जरूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत से लोग ऐसी जमीन चाहने लगे थे, लेकिन सबके लिए आती कहाँ से। इससे वदावदी और खींचातानी होती थी। जो संपन्न थे वे गेहूं उगाने के लिए जमीन चाहते थे, जो गरीब थे वे अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना और गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने जमीन ले ली थी। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन जमीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर दूर से गाड़ी में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्म डालकर रहते हैं और वह खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इकट्ठी कमाई जमीन ले लूं और वहीं घर अपना बसा लूं तो बात ही दूसरी हो जाएगी। इस तरह इकट्ठी और कमाई जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह निकल गए। दीना जमीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उस पास माल जमा होने लगा। वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। जहाँ जमीन अच्छी होती वही लेने दौड़ पड़ता। इससे बहुत चौकन्ना और होशियार न रहा जाता तो जमीन मिलना असंभव था। यह एक परेशानी की बात थी कि तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक जमीन किराए में ली। जमीन गोंड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग आपस में झगड़ा लेकर अदालत पहुंचे। अदालत से फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत बेकार हो गई। दीना ने सोचा कि अगर कहीं जमीन मेरी कमाई मिल्कियत की होती तो मैं आज़ाद होता, और फिर क्या कहना था। पचड़ा बनता गया और बखेड़ा बढ़ता गया। इस दिन से वह जमीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1,000 जमीन खरीदी थी, 1,000 एकड़ जमीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल न रही। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1,000 रुपये तय की गई। कुछ नकद दे दिया, बाकी फिर देने का वादा किया। सौदा पक्का हो गया। फिर एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसे घर के आगे ठहरा। उससे दीना की बातचीत हुई। जो हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला आ रहा हूँ। वह 1,500 एकड़ उम्दा जमीन कुल 500 रुपये में मैंने खरीदी है। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का सुनहरा हुनर चाहिए। 100 से ज़्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च कर दिए। फिर शराब, फल, मेवा, डालियाँ, चाय सेट वगैरह उपहार लगाना। नतीजा यह है कि एकड़ मुझे जमीन आने के भाव पड़ गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीवान के सामने रख दिए। फिर कहा, जमीन ऐन नदी के किनारे है। सारे का सारा कित्ता इकट्ठा है, उपजाऊ कितना की क्या पूछो।
दीना ने इस उत्सुकता पूर्वक सौदागर से एक सवाल पर सवाल किए गया। उसने बताया, वहाँ इतनी जमीन है कि इतनी तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। वहाँ के लोग ऐसे सीधे साधे हैं जैसे भेड़ और जमीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, ये ठीक रहेगा। भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपए क्यों फंसाऊं? अगर यहाँ जाकर इतना रुपया जमीन में लगाऊं तो यहाँ से कई गुना ज्यादा जमीन मुझे मिल जाएगी। दीना ने पूछताछ की, जगह कैसी उस जगह कैसे जाया जाए? सौदागर ने अब बतलाया कि वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी को कहा कि घर देख भालना और कुछ एक आदमी साथ ले। यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहां से चाय के डब्बे, शराब और इस तरह के और उपहार की चीजें ली। सौदागर ने बताई थी वो सब ले लिया। फिर दोनों बढ़ते गए चलते चलते आखिर 7वें रोज वहां पहुंचे जहां से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन है, सब खाली। ये लोग उसमें काम नहीं लेते, कपड़े या सिरकी के तंबाकू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मजे करते। न रोटी बनाना जानते, न अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ मट्ठा बनाते, पनीर बनाते और उसी एक तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती। मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त चैन की बंसी बजाने में लगे रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम पर बिना कुछ किए मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता था कि पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे, पर थे भले स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल कर आए और उनको चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उसमें से मैं एक दुभाषी की मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आओ भगत के साथ उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। वहाँ उसे कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और कुछ नीचे नीचे की ओर घिस कर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी, दारू दिया। उसके मेहमानी में बढ़ चढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी बांट दी। कोल लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने आपस में इन अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दो भाषी ने कहा कि मेहमानों को हम सब समझा दो। मेहमानों को सब समझा दो। दो भाषी ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके वो करें। आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ताकि हम उसे आपके खातिर दे सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वह ज़मीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी कहीं नहीं देखी। दो भाषियों ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं। बड़े हंस हंस कर जोर जोर से बोल रहे हैं। अनंतर वे चुप हुए और दीना की तरफ देखने लगे कि आपस में बातें करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनसे कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषी ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं होगा। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं है। जरा सी तो बात है। यह विवाद चल रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने हुए वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबाद निकाला और चाय का एक डब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर बैठ गए। बैठते ही कोल लोगों ने उनसे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे बात
दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी ने कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी ज़मीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मन चाहे जितनी ज़मीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया तुम्हारी है, पीछे से वैसे ही ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है, मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और ये कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मीन को माप लिया जाए और उसका टुकड़ा मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ में है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे ये दे देते हैं, पर हो सका कि पीछे आपकी औलाद उसे वापस लेना चाहे तब। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, ज़मीन तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने ज़मीन दी और उस सबब कागज़ पर पक्का कर दिया। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज़ पर पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाए और रजिस्ट्री भी हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन में 1,000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन दिन का हिसाब कैसा है, यह बताइए, कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है कि दिन भर की 1,000 दिन। दीना अचरज में पड़ गया, एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहाँ तुम ठहरने को कहोगे ठहरेंगे। उस जगह से शुरुआत करना और वहीं लौट आना। साथ फावड़ा ले लेना, वहाँ ज़रूरी सूचना निशाना सूचना निशाना लगाना पड़ता है। हर मोड़ पर गड्ढा कर दिया और उस पर घास की एक ऊंची चिन्ह लगा दी। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक हलबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर घुमा लगाकर नाप लेना, वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ, तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ, ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का परोसा का परों का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पाँव फटकने से पहले ही वे आ जाएंगे, ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंचा जा सके। दीना अपने पैरों के बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोच रहा था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूंगा, कुछ ठिकाना है? एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर ही लूँगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील कितनी जमीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी बढ़िया ज़मीन होगी वह वहाँ पे अपना फार्म बनाऊंगा। दर्जन तो बैल फिलहाल काफ़ी होंगे, 2 आदमी भी रखने होंगे और 150 एकड़ में तो काश्त करूंगा, बाकी चराई के लिए छोड़ दूंगा। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई, आँख झपकी होगी ही कि बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। उठकर बाहर जाकर देखा कि कोई लोग वह सरदार ही बाहर बैठे जोर जोर से हंस रहे हैं। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? लेकिन
अभी पूछ पाया नहीं था कि देखा क्या कि वहाँ सरदार तो है नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा है जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था, जो उसने इस जमीन के बारे में बताया था। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे, कब आए, लेकिन देखा तो वह सौदागर भी वहाँ नहीं था। वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई वह सतलज पार की जमीन का पता दिया था, लेकिन फिर जो देखता है वह किसान भी नहीं है, बल्कि खुद शैतान है, जिसके खुर हैं और सींग हैं। वहीं वहाँ बैठा ठट्ठा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर बस एक कुर्ता और धोती। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेढाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा दिखता है। क्या है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है, और उसकी जान निकल चुकी है। यह देखकर मारे डर के वह घबरा गया। इतने में उसकी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख जाता है। यह सोचकर मुंह मुंह दरवाजे से बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा समय हो गया है, उन्हें अब जगा देना चाहिए, चलने में देरी ठीक नहीं। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा सवेरा हो गया, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। को लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार जी भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने कहा चाय की तैयारी और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा अगर जाना है तो आपको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है। कोल तैयार हो गए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी वहेली में सवार था। फावड़ा उसके उसके साथ रख दिया गया था। खुले मैदान में जब पहुंचे, फावड़ा तड़का फूट चुका था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पास खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतरकर आए और जगह जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आने जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहाँ तक यह सब आँख जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी कि बिनौला, और जहाँ कहीं जरा निचान था वहाँ छाती छाती जितनी तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा यह निशान निशान रहा, यहाँ से चलो और यहाँ तक आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वह तुम्हारी होगी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनें चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया। आदमी से फावड़ा लिया और चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ क्षण सोचता रहा और किस तरफ से चलूं, किस तरफ से चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चला चलूं। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उनकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाला और खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह धीमे चला, न तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहर गया। वहाँ एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिन दी कि आसानी से दिख सके। फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चलना तेज कर दिया। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखाई दे रही थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहिए के तारे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया था। धूप में ताप आता जा रहा था। कुर्ते पर से
बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल दी और फिर चलना शुरू किया। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती। एक पहर तो बीत गया था, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। अभी जल्दी है। लेकिन जूते उतार डाले, वह सोचा। उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए और चाल बढ़ा ली। अब चलना आसान था। सोचा अभी 1 मील तो और ही चल लूँगा, तब दूसरी दिशा लूँगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने न दूंगा। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से बढ़कर एक मिलती जा रही थी। कुछ देर वह सीधा चला, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी मुश्किल से दिख रही थी और उस पार के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे। वहां धूप में जाने क्या कुछ पता चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफ़ी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा है और प्यास भी लगाई थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा खोदकर उसे घास से ढेर चिन दिया। उसे बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ा। चलता गया। घास ऊंची थी, गर्मी बढ़ रही थी, वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो गई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद न आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे चल पड़ा। पहले तो चलना आसान हुआ, खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी और आंखों में उसे ऊँघ सी आने लगी। तो तभी वह चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफ़ी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखी। उसने सोचा, फिर इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता ही होगी। यहाँ शनि की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने इस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। जो टेकरी की तरफ देखा तो ताप के मारे वहाँ हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कंपकपी में धुंधकारे में से वह टेकरी की जगह मुश्किल से चीन पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 भुजाएं मैंने ज़्यादा नाप डाली हैं, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज 2/3 अपना चक्कर काट चुका है। मुकाम में अभी 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ा जाने भी दो। मेरी जमीन की एक बाजू छूटी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसी कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे, इतनी ही जमीन क्या है, क्या थोड़ी है। यह सोचकर दीना ने वहाँ तीसरे गड्ढे का निशान बना दिया और टेकरी की तरफ मुंह करके ठीक सीधी पर चलने लगा। नाक की सीध बांधकर सहवे टेकरी की तरफ चल पड़ा। लेकिन वह अब चलना मुश्किल होने लगा। धूप उसकी सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगें जवाब दे रही थीं। जरा आराम करने का उसका जी कर रहा था, लेकिन वह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंचना था। सूरज किसी की वाट देखने बैठता है क्या? वह पल पल नीचे ढल रहा है। उसने मन में सोचा। होने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक न पहुंचा तो फिर टेकरी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से आगे भी बहुत दूर था। वह सूरज के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन जगह अभी भी दूरी बनी हुई थी। यह देखकर उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते भी फेंक दिए, टोपी अलग की। बस हाथ में निशान लगाने के लिए एक हल्का सा फावड़ा रख लिया। रह रहकर वह सोचता रहा कि मैं क्या करूं। मैंने बिसात से बाहर चीज हथियानी चाहिए। उसका बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा?
इस सोच और डर के कारण वह और हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था, धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थी। दिल भीतर हथौड़ी की तरह चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थीं। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर न हो जाए। हाल यह था कि पर रुक नहीं सकता था। इतना भागकर भी अगर मैं जब रुकूंगा तो वो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे। इसलिए उसने दौड़ना न छोड़ा। दौड़ता ही गया। आगे को लोग की आवाज़ सुनाई दी। वे उसको जोर जोर से कहकर बुला रहे हैं। इन आवाज़ों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेटकर वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछे रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। अब वह डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना की जगह से बिल्कुल किनारे आ गया था। टेकरी वह हाथ हिला हिला कर बढ़ावा देते हुए को लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखाई देने लगी थी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठे सरदार जी भी दिखाई दिए। वह पेट पकड़े हंस रहे थे। दीना को अपने सपने की बात याद आ गई। उसने सोचा कि हाय, जमीन तो काफ़ी नाप डाली, लेकिन क्या ईश्वर मुझे इसे भोगने का मौका देंगे? मेरी जान तो गई दिखती है। मैं मुकाम तक अब नहीं पहुंच सकूंगा। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची कुची अपनी शक्ति को आगे बढ़ा कर कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगें साथ न देती हों। टेकरी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसने मुंह में एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुनाई पड़ा कि खड़े हैं और उन्हें सूरज अभी भी दिखाई दे रहा है। सूरज छिपा नहीं है, अगरचे मुझको नहीं दिखता। वह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकरी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार जी वहीं पर पेट पकड़ के हंस रहे थे। दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक ना जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो, उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ आया। उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। को लोग दया से और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी। उसने लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फीट जमीन उसे काफ़ी हुई। लियो टॉल्स्टॉय की इस कहानी से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने इसका अनुवाद गुजराती में किया और इसकी बहुत सी प्रतियां पाठकों में वितरित कराई थी। गांधी जी के अपरिग्रह सिद्धांत का इस कहानी में बड़े मार्मिक ढंग से प्रतिपादन हुआ है। यह भावानुवादक हिंदी में यशस्वी लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने पात्रों के नाम बदल दिए थे और रूसी की जगह रंग भी भारतीय कर दिया था। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।